अगर कोई बॉडी फ्री है तो किसके अबाउट घूमेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। और जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट करेंगे बच्चों, सुनो अब, तो ये रॉड घूमेगा। और कैसे घूमेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये ऐसे घूमेगा। ऐसे घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। इसमें V और ओमेगा दोनों आएगा। और आपने कितनी ऊंचाई पे हिट किया? इस रॉड की लेंथ दिया नहीं है क्या? अच्छा, लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ इसका लेंथ L ले लो। तो कितनी ऊंचाई पे हिट किया? L/2 पर। रॉड की लेंथ L है, अपने क्वेश्चन में लिख लेना, लेंथ L। ये रॉड है और इसका लेंथ L दिया था और हमने यहाँ पे स्टक किया, तो ये घटना ऐसा हुआ। अब ये फोर्स मान लो F लगा है, इसमें लीनियर वेलोसिटी आया। तो लीनियर वेलोसिटी कब आएगा? जब लीनियर इम्पल्स होगा। लीनियर इम्पल्स माने F/dt, और F/dt बराबर mv। इसके बाद बच्चों एंगुलर इम्पल्स आएगा। एंगुलर इम्पल्स आएगा टाउ dt, और टाउ dt बराबर हो जाएगा, सिंपल है, I ओमेगा। बस फार्मूला ही लिखना है आपको। अब टाउ को क्या लिखोगे? F इंटू L/2। तो यहाँ पे लिखोगे F इंटू L/2 और dt बराबर I ओमेगा। और सुनो, L/2 बाहर कर लो, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। L/2 बाहर कर लो बच्चों। F/dt की जगह क्या लिखोगे? mv। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 इंटू ओमेगा, क्योंकि वो तो सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो सेंटर के अबाउट mL²/12 आएगा। m से m कट जाएगा, L/2 से एक L/2 कट जाएगा। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है V बराबर L/6 ओमेगा। चाहो तो V को dx/dt कर दो, L/6 ओमेगा को dθ/dt कर दो। तो बच्चों x बराबर आप लिख सकते हो L/6 इंटू थीटा। अब लिखा है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, बोलो। वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब थीटा कितना लिखोगे? हाँ, 2π। तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन थीटा का मान 2π, और अगर थीटा का मान 2π तो कितना डिस्टेंस चलेगा? L/6 इंटू 2π। सॉल्व कर लोगे, आपको मिल जाएगा πL/3। अपना आंसर हो गया। इतना दूरी चलेगा, नाप लो, इतना आएगा। अब जितना रोटेशन बोले उतना इंटू 2π। एक रोटेशन तो 2π, 1000 रोटेशन तो 1000 इंटू 2π कर दो। कितना दूरी चलेगा निकाल लो। एंगुलर इम्पल्स से जो सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। अब बच्चों एक सवाल और देंगे, आखिरी सवाल। इसके बाद रोटेशन एंड हो गया। अब आपको इसमें और कुछ नहीं जानना है, इसी में से कोई न कोई बात आपके पेपर में रहेगा। 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चंस।
ये चैप्टर से 3 सवाल आते हैं और 3 सवाल में एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल आएगा, डिफिनिट है, वो बदलेगा नहीं। दूसरा आप लोगों ने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था V बराबर आर ओमेगा, वेलोसिटी निकालना, ओमेगा निकालना, ऑसिलेशन निकालना अलग अलग पॉइंट पर, और एक में एनर्जी मोमेंटम टार्क से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 3 सेट आपका क्वेश्चन का रहता है, 3 टॉपिक। तो आपका 12 नंबर का काम हो गया। एक सवाल और लिख लीजिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये वाला जो बॉडी है ना, ये डिस्क है। डिस्क भी ले सकते हैं, रिंग भी ले सकते हैं। चलो डिस्क लिख दिया तो डिस्क ही रहने दे। अब ये डिस्क है, इसको मैंने वेलोसिटी v दिया है, v0 दिया है, और ये रोल कर रहा है। ये सरफेस रफ है तो ये रोल करते हुए जा रहा है। बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन 1/3 है। अगर बॉडी जब टकराएगा तो E का मतलब क्या है कि जब लौटेगा तो उसकी स्पीड v0/3 हो जाएगा। अब ये डिस्क जाके टकराएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि म्यू कितना होगा जिससे कि कोलिजन के बाद डिस्क रोल करना, जो रोटेशन है ओमेगा, वो 0 हो जाए। तो एंगुलर स्पीड कितनी हो जाए? 0 हो जाए। एंगुलर स्पीड 0 होने का कारण क्या होगा? वही दीवार का फ्रिक्शन, वो एनर्जी लॉस करके 0 कर देगा। तो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, फाइंड म्यू for which after collision with wall angular velocity या angular speed of disk become 0। ये आपका आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग का मैकेनिक्स का आखिरी चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, और आप लोग का सी बैच का कोलिजन और सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं। बहुत टाइम है, अभी तो मार्च ही चल रहा है और एग्ज़ाम है मई में, तो अप्रैल तक क्या करोगे? पढ़ो, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आप अपना आइए, पढ़िए, जो पीछे के सवाल कर रहे होंगे वो नहीं आ रहा होगा उसे पूछिए, पिछले का क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पिछले टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, रिवीजन करिए और पढ़िए। आपके सारे कोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिजिक्स का चलता रहेगा, और उसी पीरियड में अभी बायोलॉजी के टीचर को, जूलॉजी वाले टीचर को मैसेज मैंने बोला है कि 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते आके बच्चों का रिवीजन करा दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे ही जिनका टीचर ख़त्म हो गया, जिनका कोर्स भी, वो लोग भी 1-2 दिन अपना जो भी जैसा भी समझ आए, आपको अगर नीड होगी तो आप हमें बताएंगे तो वो अवेलेबल करा देंगे, वो पढ़ा देंगे, क्योंकि जो टाइम बीत रहा है वो तो बीत ही जाएगा। और अगर रिज़ल्ट नहीं आया
और ये नहीं आना तो सुना ही नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन तो तभी होगा जब पूरी बात आएगी। कोई भी लाइन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई लाइन छूट गई है, आपने नहीं पढ़ा, तो उसका जिम्मेदार टीचर भी होगा, आप भी होंगे, लेकिन उसका असर केवल आपके ऊपर पड़ेगा, केवल आपके ऊपर। आप सफ़र कौन करेगा? आप करेंगे। आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्यों कम करके गए, कम काम क्यों किया, तो एक लेवल अचीव हो जाएगा। जैसे जो बच्चे मान लो कि पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो पहले ही मान लिए कि उनके 10 चैप्टर के सवाल नहीं होंगे। अब 10 चैप्टर के सवाल से मान लीजिए कि 5 ही सवाल आ जाए, 6 ही सवाल आ जाए, हाँ, तो वो तो अपने ही मान लिए कि उनके 700 से कम ही नंबर रहेंगे, हाँ, और कहीं गड़बड़ा गया तो 600 के आसपास घूमेंगे। तो हम कोचिंग का मतलब ये थोड़ी समझते हैं कि किसी तरह से पास हो जाओ। हमारा मतलब होता है कि पूरा मेरा होना चाहिए। टाइम है, अभी आप अच्छा करिए। अभी आप लोग का जैसे नीट के स्टूडेंट हैं तो उनका तो टाइम है। अभी देखिए IIT वाले बच्चे जो टाइम कम है, फिर भी वो लोग अपने जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो रियल में अच्छे हैं, जो 97, 98, 99% पे हैं, वो बच्चे अभी भी अपना क्वेश्चन लेके टहलते रहते हैं कि यही 3-4 चीज़ और आ जाए तो मेरा 100% हो जाए। वो अब जान गए कि उनको पूरा आता है, 3-4 बात नहीं समझ में आती। जब वो आता है तो गलत हो जा रहा है, जब वो आता है तो गलत हो जा रहा है। तो आप लोग रिफाइन, मतलब एक ऐसा दिन आएगा कि आप खुद जान जाओगे कि मेरे को 2 ही 3 टॉपिक में मुश्किल है, और टीचर के कांटेक्ट में रहोगे तो मुश्किल साल हो जाएगी, और नहीं तो मुश्किल का सवाल 3 सवाल तो आ ही जाएगा, 3 सवाल तो आपका कम हो ही जाएगा। क्योंकि जो टीचर पेपर बनाता है वो तो कोई ऐसा वैसा टीचर तो है नहीं, वो तो फिजिक्स का ही टीचर होगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री का टीचर होगा, बायोलॉजी के लोग बायोलॉजी के डॉक्टर होंगे, और वो जनरल एप्लीकेशन, और वो जानते हैं कि बच्चा ये क्या पढ़ा होगा, क्या ज़रूरत है दुनिया में, और कौन सी चीज़ में मुश्किल आती है और उसको छोड़ दिया होगा। तो जनरल बच्चा छोड़ देगा और उसी को टेस्ट करके सिलेक्शन ले लेता है। बस सिलेक्शन के सवाल ना 10 ही सवाल होते हैं मैक्सिमम। सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, वो कुल 40-50 नंबर का ही डेविएशन होता है। बस 40-50 सवाल ही डिसाइड करते हैं, 40-50 नंबर ही डिसाइड करते हैं, 10-12 सवाल बस। और उसी के लिए पूरे जीवन चलती है, पूरी कोचिंग चलती है, पूरा बच्चे चलते हैं, पूरे लोग चलते हैं। केवल कितने सवाल के लिए? 12 सवाल के लिए। कोचिंग आपने किया है तो 12 सवाल आखिरी वाले आपके सही हो जाएंगे। 3 सवाल फिजिक्स का, 3 सवाल केमिस्ट्री का, 3 बॉटनी का, 3 जूलॉजी का, जो बच्चों को नहीं आते, और जो जिनको वो आता है उनके 720 नंबर आ जाते हैं। बस यही इतना अंतर है। और उसी के लिए बिल्कुल एकदम पॉजिटिव, एकदम बी अलर्ट, हर चीज़ को सीखें। और चलो पहले सवाल को देखा जाए। आइए इसको कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। चलो बच्चों देखो, अब ये बॉडी, अब मैं सवाल लगाने जा रहा हूँ। अब ये आगे जा रहा है रोल करता हुआ, धीरे धीरे ये टकरा गया। अभी तो रोल ही कर रहा है, टकरा गया। जैसे ये टकराएगा उसी समय इस पर 2 फोर्स लगेगा। इस बॉडी पे बच्चों डिस्क है ना, डिस्क है, डिस्क पे 2 फोर्स लगेगा। देखो हम भी समझ ही रहे हैं क्या होगा, और आपको समझा भी रहे हैं। ये आया, एक यहाँ पे लगेगा कांटेक्ट, और घूम रहा है ऐसे, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा ऊपर मिल जाए। ये बात हो गई, 2 फोर्स लग गए।
एक वो फ्रिक्शन लगेगा जो उसके ओमेगा को घटाएगा, और जो n है वो उसको लौटाएगा। इन दोनों फोर्स के कारण, इन दोनों फोर्स के कारण क्या हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, अब बच्चों इसके कारण जो होगा, ये जो बॉडी है यहाँ से घूमेगी, लौटेगी। अब जब ये लौटेगी ना तो इसका वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी होगा v0/3, और ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 0। बस देखो आपको इतना इफेक्ट दिखना है, बस ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, अगर E का मान 1/3 है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v0/3, और लिखा है कि ओमेगा 0 हो जाए तो ओमेगा 0 हो गया। हाँ, नीचे है, उस फ्रिक्शन का काम है रोल कराना, लेकिन वो रोल कराते हुए गया, ये वाला रफ क्या कर रहा था, इसको रोल करा रहा था। समझ आया? हाँ, नीचे यहाँ पे जिस समय ये रोल कर रहा था तो ये फ्रिक्शन इसको रोल करा रहा था, तो समय उस फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं था। समझ आया? अभी ये आके यहाँ पे टकरा गया तो कौन एडिशन हुआ, कौन चीज़ उसको चेंज किया है, कौन बदला, तो जैसे ही टकराया उसके तुरंत बाद, तो इसको रोकने वाला तो यही है ना। बात समझ में आ रहा है? ये तो पहले भी लगा था, तो इसकी ओमेगा को घटाया किसने, यही एक घटाएगा ना, ये तो पहले भी लगा था। समझ आ रहा? और जैसे ही टकराया उसके आगे क्या हुआ वो तो मेरे को पढ़ना नहीं है, हमें इमीडिएट उसी समय देखना। तो बच्चों अब आगे देखो, हमेशा ये देखना चाहिए कि जो चेंज हुआ मोशन में वो किसके कारण चेंज हुआ। आप देखो इसमें लीनियर इम्पल्स, थोड़ा समझ लो तब लिखो, रुक जाओ। लीनियर इम्पल्स NDT, लीनियर इम्पल्स कौन ले आएगा, नॉर्मल फोर्स NDT, और NDT बराबर बच्चों क्या होगा, शुरू में मोमेंटम mv0 था और अभी कितना हुआ mv0/3, तो हमें क्या निकालना, चेंज निकालना है। तो mv0 चेंज कैसे निकालेंगे, mv0 माइनस mv0/3, सही है, माइनस तो होगा ही होगा, और उल्टा है तो डायरेक्शन का। तो अब आप लिखेंगे NDT बराबर 4 mv0/3, इक्वेशन 1 आ गया। अब इसके बाद एंगुलर इम्पल्स, बच्चों अब एंगुलर इम्पल्स बताना है, तो क्या लिखोगे, टाउ dt ना, और टाउ dt बराबर क्या होगा, I ω0 और माइनस 0, बाद में तो कुछ है ही नहीं है, बाद में तो रुक गया, 0 हो गया। टार्क, टार्क जब निकालोगे तो टार्क होगा ना जिसने इसको घटाया है, वो ये वाला फ्रिक्शन काम किया है, यही घटाया है, ये वाला नहीं घटाया है, ये वाला घटाया है। वो तो चला रहा था, रोल करा रहा था, ये गड़बड़ किया है।
तो टार्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे टाउ है वहाँ क्या लिखवाओगे? हाँ आप लिखोगे म्यू एन आर डी टी। आई माने रिंग है कि डिस्क? तो ओमेगा नॉट हो गया, सही है। यहाँ पे ओमेगा नॉट लिखा। बच्चों फिर देखो, म्यू बाहर कर लो, एक आर से एक आर कट जाएगा, चलो अभी काट देंगे। एन डी टी बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा को वी नॉट बाई आर भी तो कर सकते हो, क्योंकि मोशन तो पहले प्योर रोलिंग ही था। नहीं समझे? पहले तो प्योर रोलिंग था, तो v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाई आर, किसी को कहीं चेंज कर सकते हैं आप। अब और देखो, अब एन डी टी का मान क्या है? कॉपी में देखो, 4mv0/3 बराबर एक आर से एक आर, एम बी नॉट से एम बी नॉट। बच्चों म्यू का मान, म्यू का मान आया ऊपर 3 जाएगा, 3/8 आंसर हो गया। समझ गए म्यू कैसे निकाला? म्यू बराबर 3/8। मान लो क्वेश्चन टीचर कुछ और बढ़ाए तो यहाँ पे लगा के रख सकता है। बाकी आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। बाकी इसके जो और सवाल होते हैं वो हायर लेवल पे जाते हैं, एडवांस लेवल पर। तो नीड नॉट टू स्टडी दैट, आपको बस इतना ही जानना था। और इसी के साथ ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब बच्चों इसके बाद अब आप लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक शुरू कर दें। कल सुबह सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिन है, कल का सुबह शाम के बीच में कंप्लीट कर देंगे। कल मंडे है ना, तो कल मंडे तो सुबह भी पढ़ाएंगे, शाम को भी पढ़ाएंगे, यही चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। तब ये फ्री हो जाएगा तो फिर तब शुरू करें दूसरी घटना। इसमें देखो जो एसएम चैप्टर है, अब हम जब शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपके एग्ज़ाम में एक सवाल आता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन डैम्पिंग। नीट में मतलब एनसीईआरटी पैटर्न पे डैम्पिंग का सवाल आता है और उसको नॉर्मली मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। डैम्पिंग तो एक डैम्पिंग ऑसिलेशन है और एक फ्री ऑसिलेशन है। तो इसलिए इस चैप्टर में 2 सवाल है, 2 सवाल कंपलसरी है, 2 सवाल आना ही आना है। अब इसके ऊपर बढ़ा दे उसकी इच्छा, लेकिन कम से कम 2 सवाल, 2 सवाल माने 8 नंबर। अब 8 नंबर का टॉपिक शुरू हुआ है और उसे अभी से लेके कल शाम तक 8 नंबर स्कोर कर लेंगे, फिर तब अगली बात शुरू होगी। ऐसे धीरे धीरे ठीक करना है सब। चलिए चैप्टर का नाम लिखिए। क्या है चैप्टर का नाम? इसका नाम है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम लिखते हैं। और वैसे ये चैप्टर तो हर जगह जुड़ा है, इलेक्ट्रिक हो कि मैग्नेट हो कि थर्मल हो, कहीं भी हो।